नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। बड़ी खबर है, बहुत बड़ी घटना है। एक और सर्जिकल स्ट्राइक हुई है और ये सर्जिकल स्ट्राइक हुई है म्यांमार के भीतर, उसकी सीमा में। भारतीय सेना ने इससे इनकार किया है, लेकिन उल्फा वन ने ये दावा किया है कि ड्रोन्स अटैक में उनके 3 कमांडर मारे गए। वैसे तो अनऑफिशियली कहा जा रहा है कि करीब 100 के करीब उग्रवादी आतंकवादी इस ड्रोन अटैक में, इस स्ट्राइक में मारे गए हैं, लेकिन इसकी पुष्टि करने वाला कोई नहीं है। भारतीय सेना भी, आप रणनीतिक तौर पर, सामरिक तौर पर, या एक इंटरनेशनल इश्यू ना बन जाए, क्योंकि ये संप्रभुता का भी मसला होता है। कई तरह के रिलेशंस के ऊपर भी आंच आ सकती है, दूसरी तमाम चीजें होती हैं, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी एक बार एक एयर स्ट्राइक हो चुकी है अतीत में, और वो बड़ी चर्चा में रही थी। जो उड़ी फिल्म बनी थी, उसमें भी उसका शुरू में ही जिक्र हुआ था। इसके जरा अलग अलग आयाम और इसके मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि ये अगर हुआ है, क्योंकि हम ये देख रहे थे कि असम में और पूर्वोत्तर में कुछ कुछ गतिविधियां फिर से शुरू हो रही थी, और हम ये भी जानते हैं कि पूर्वोत्तर के कई राज्यों में जो भी उग्रवादी संगठन सक्रिय रहे हैं अतीत में या अभी भी हैं, उनको खाद्य पानी कहाँ से मिलता रहा है। तो जो एयर स्ट्राइक हुई है ड्रोन के जरिए, भारतीय सेना भले ही इनकार कर रही हो, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये एक बड़ा फैसला है और इसके बहुत दूर दूर तक संदेश और संकेत भेज दिए गए हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व चीफ मेजर जनरल ए.के. श्रीवास्तव, युद्ध सेवा मेडल से अलंकृत हैं, और ऐसे बहुत कम हमारे अधिकारी हैं, ऑफिसर हैं, जिन्होंने अमेरिका में स्पेशल ट्रेनिंग ली है। उनमें से एक ए.के. श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं। जरा इस घटना के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में भी, इसके प्रभावों के बारे में भी उन्हीं से जानते हैं। श्रीवास्तव, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार चौधरी साहब। श्रीवास्तव, सबसे पहले तो जो कुछ मीडिया में आ रहा है, आज दिन में ही शुरू हो गई थी ये खबर कि इस तरह की घटना हुई है, और हमारी भारतीय सेना ने या हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री ने भले ही स्वीकार ना किया हो, लेकिन जो ये प्रतिबंधित संगठन है यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम, इंडिपेंडेंट जिसको बोलते हैं, उल्फा, उसने ये दावा किया है कि ड्रोन हमलों में उसके 3 कमांडर म्यांमार के अंदर मारे गए हैं। इसके अलावा जानकारी ये भी मिल रही है कि कुछ दूसरे आतंकी संगठनों के ट्रेनिंग कैंपों पर भी इस तरह की ये कार्रवाई हुई है। जी श्रीवास्तव। हाँ बिल्कुल, देखो चौधरी साहब, हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो आपने बहुत अच्छा बोला था, जो मिलिटेंट ग्रुप्स थे नॉर्थ ईस्ट के अंदर, जिसके अंदर वो एक प्रकार असम में देखें तो असम के अंदर ये उल्फा था, और उसके 2 हिस्से हो गए थे। उल्फा इंडिपेंडेंट जो परवेज पुरवा का है, जो अभी भी सक्रिय है, और एक जो उल्फा राजगोवा वगैरह का था, उसको सरेंडर कर गए थे, वो बांग्लादेश के अंदर पकड़े गए थे, वो भारत को हैंड ओवर हुए थे। और बाय एंड लार्ज जो असम की प्रॉब्लम रिजॉल्व थी, वहाँ पर शांति थी। मगर ये सच्चाई है कि जो उल्फा इंडिपेंडेंट प्रदेश बुरवा का, जो कि अभी चीन के अंदर है, वो अभी भी सक्रिय है। और अभी बात आती है एनएससीएन की। एनएससीएन के 2 ग्रुप हैं, एक आपका है खपलांग ग्रुप, और एक है आईएम ग्रुप। जो आईएम ग्रुप है उसके साथ भारत की बातचीत चली हुई है, उनके साथ सीज फायर है।
पर जो खफलांग ग्रुप है उसके साथ नहीं बातचीत चली और वो बातचीत जो थी फेल हो गई थी। और इसलिए ये खफलांग ग्रुप भी एक्टिव है और उल्फा इंडिपेंडेंट भी एक्टिव है भारत के विरुद्ध जो ये कार्रवाई करते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप देखें सू जो कि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन की बात होती है, वो कुछ कुकी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनके साथ भारत की गवर्नमेंट ने एक प्रकार सू कर रखा है सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, वो भी एक प्रकार बातचीत के दायरे में है। अब होता क्या है कि जो भारत का बॉर्डर मिलता है म्यांमार का वो जंगली है और पहाड़ी इलाका है और सच्चाई यह है कि वहाँ पर जो मिलिट्री जनता का राज है वो इस इलाकों को पूरे को कंट्रोल नहीं कर पाती। जो इलाका भारत की सीमा से मिलता है 25-30-40 किलोमीटर पहाड़ी है, जंगली है, इसके अंदर ये जो मिलिटेंट ग्रुप्स हैं ये अपनी बेसिस बना लेते हैं और यही सच्चाई, इसको नागा फ्री जोन भी बोलते हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जिस प्रकार से ये मिलिटेंट ग्रुप्स थे जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, ये पहले कहाँ थे और अब कहाँ हैं? देखो ये पहले किसी समय में ज़्यादातर भूटान के अंदर इन्होंने कैंप्स बनाए थे और भूटान के अंदर 2003 में जब मैं कमांड ही कर रहा था वहाँ, बल्कि मैंने 96 से 99 उसके बाद 2003 में मैं इसमें इन्वॉल्व था कि उस समय भूटान की गवर्नमेंट से बातचीत की गई थी कि भाई इनको आप फ्लश आउट करो नहीं तो फिर भारत की फौज अंदर आएगी। और फिर हमने जॉइंट ऑपरेशन किया था और ये जितने भी उल्फा के थे, पीएलए के थे, एनएससीएन के ग्रुप थे, ये वहां से भाग के ये चिटागोंग हिल में चले गए थे और बांग्लादेश ने इनको श्रेय दे दी तो ये चिटागोंग हिल से ऑपरेट करते थे। मगर ये बहुत अच्छी बात है कि जब शेख हसीना की गवर्नमेंट आई 2009 के बाद और उसके बाद क्योंकि भारत के साथ उसके रिलेशन अच्छे थे और उन्होंने इन सारे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुपों पे एक जो आप कहते हैं कि नस्ल कसी और कुछ जो ये एक्सट्रीमिस्ट थे वो ओवरग्राउंड हो गए, कुछ पकड़ के भारत को दिए गए, जैसे उल्फा जो राजकोवा ग्रुप है वो भारत को दिया और वो मेन स्ट्रीम में आ गया। मगर ये कुछ भाग के वहां से फिर चले गए म्यांमार में। तो ये जितने भी हैं एनएससीएन, खपलांग और उल्फा इंडिपेंडेंट, ये अभी ऑपरेट कर रहे हैं म्यांमार से, क्योंकि म्यांमार की जो गवर्नमेंट है जो कि आज की तारीख में आर्मी के कंट्रोल में है, मिलिट्री जनता, उसके ये इलाका कंट्रोल में नहीं है, करीब की 15-20-30 किलोमीटर। अब ये वहां से ऑपरेट करते हैं और भारत के अंदर इन ये कार्रवाई करते हैं। इनको मदद कौन करता है? इनकी मदद जो है चीन करता है। आईएसआई भी इनको हथियार वगैरह दिलाता है, चीन खुलेआम देता है, इसमें कोई शक नहीं। अब क्या इनका कोई कनेक्शन रोहिंग्यास के साथ है? इनका डायरेक्ट कनेक्शन रोहिंग्यास के साथ नहीं है। रोहिंग्या जो पॉपुलेशन थी वो एक प्रकार रखाइन प्रोविंस में थी जो कि साउथ में है। वो रखाइन प्रोविंस में जो रोहिंग्याज हैं वो मुस्लिम हैं और वो उनको जो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन थी जो म्यांमार में, उनके साथ तालमेल नहीं हुआ और उन एक प्रकार उनके ऊपर एक्शन लिया गया। वो भाग के रोहिंग्या जो हैं वो अब 10 से 12 लाख के करीब वो आगे हैं बांग्लादेश के अंदर और उसको 6-7 साल से ज़्यादा हो गया और वो एक प्रकार कॉक्स बाजार में है। मगर ये सच्चाई है कि वो भी वल्नरेबल ग्रुप है, वो रेडिकल हो सकता है और उनको आईएसआई ट्राई कर रही है रेडिकलाइज करके भारत की तरफ पुश करने की, उनको वो बांग्लादेश में नहीं आने दे। तो वहाँ पर भी एक ये प्रॉब्लम है या हमें जो रोहिंग्यास का। तो ये सच्चाई है कि जो ये ऑपरेशन हुआ है, अगर ये हुआ है, क्योंकि हम ये मान के चलें कि भारत की गवर्नमेंट ने इसके कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं की है, तो हम ये कहेंगे कि अगर ये हुआ है तो ये बहुत ही अच्छा ऑपरेशन हुआ है और ये जॉइंट ऑपरेशन था भारत की गवर्नमेंट का और भारत की फौज का, प्लस म्यांमार की जो मिलिट्री रूलर्स हैं, जो मिलिट्री जनता, उसके साथ तालमेल के साथ ये हुआ है। और ये जो हमला है, ये इंटेलिजेंस हमारे पास बहुत सटीक होती है, हम सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं, सैटेलाइट इमेजरी का, हमारे को एग्जैक्ट पता है इनके कहाँ कहाँ पर कैंप्स हैं। हमने जो यूएवी और ड्रोन है उसका इस्तेमाल किया है, कोई अंदर वहाँ पर नहीं गया है। ये सब यूएई ड्रोन से, लॉटरिंग एम्यूनिशन से इनके ऊपर सटीक हमले किए गए हैं। जैसे आप बता रहे थे, उल्फा इंडिपेंडेंट ग्रुप है, उन्होंने ये माना है कि उनके 3 टॉप लीडर्स मारे गए हैं, जो कि टॉप कमांडर था वो भी मारा गया है। तो ये सच्चाई, नुकसान इनको काफ़ी हुआ है। ये भी सच्चाई है
कि ये ऑफिशियली 2017 में भी एक बार हुआ था और अब ये फिर दोबारा रिपीट किया गया, क्योंकि ये रिपीट अगर हुआ है तो इसकी वजह यही है कि कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस मिला हुआ कि ये दोबारा एक सक्रिय होने की कोशिश कर रहे हैं, ये स्ट्राइक करेंगे। इससे पहले ये कुछ करें, आप इनका ऊपर एक्शन लें। और भारत की फौज ने म्यांमार की फौज के साथ लेके ये किया। इसमें एक बड़ी अच्छी बात ये लग रही है, भारत की जो रिलेशन अभी म्यांमार की जो प्रेजेंट मिलिट्री जनता है उसके साथ भी एक अच्छे वर्केबल रिलेशन वो होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है वो वल्नरेबल है म्यांमार की तरफ से। इसलिए जो भी वहां गवर्नमेंट होगी उसके साथ अच्छे रिलेशन रखना ये वक्त का तकाजा है। चौधरी साहब। और शिवाज साहब, जो भी कार्रवाई हुई है जिसकी अभी पुष्टि नहीं कर रहे हैं, इसके संकेत और संदेश क्या हैं और किस किस के लिए हैं? देखो, 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये बात है कि जो कुछ म्यांमार में हो रहा है वो एक प्रकार बियॉन्ड कंट्रोल है। भारत ने ये सोचा नहीं था जैसे सिचुएशन वहाँ बिल्टअप होगी, और इसका मेन मुद्दा है कि इसके अंदर जो ये कार्रवाई करा है वो चीन है। और कहीं ना कहीं जो चीन ने ये प्रकार से जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी वहाँ पर ओ संग सू की, उसको वहाँ से हटा दिया और फिर मिलिट्री जनता ने कू कर दिया। अब भारत के रिलेशनशिप तो जिसके साथ भी हैं, जो गवर्नमेंट है उसके साथ है। अब ये जो इलाका है 50-60 किलोमीटर इलाका, इसके अंदर ये मिलिटेंट ग्रुप्स ऑपरेट करते हैं। ये एक्सट्रीमिस्ट कुछ हैं, जैसे रखाइन प्रोविंस तक भी जो आप ये कहें रोहिंग्या सेलिब्रेशन पार्ट तो है ही, जो कि ऑपरेट कर रहा है एक स्पेशली रखाइन प्रोविंस से। ये अराकान भी एक्सट्रीमिस्ट भी हैं, वो भी आज की तारीख में ऑपरेट कर रहे हैं और वो मिलिट्री जनता के अगेंस्ट ऑपरेट कर रहे हैं। और ये भी सुनने आया कि वो काफ़ी हद तक हावी हो रखे हैं, कुछ एक इलाका है उन्होंने कंट्रोल में कर लिया। अगर आप देखें, कहीं ना कहीं पहले खबर आ रही थी कि जो रखाइन प्रोविंस के अंदर हैं अराकान, उनको एक प्रकार से लॉजिस्टिक कॉरिडोर बांग्लादेश देगा, मगर बांग्लादेश की जो फौज थी वो नहीं मानी। उन्होंने कहा ये बहुत काउंटर प्रोडक्टिव हुआ, और ये प्रेशर अमेरिका की तरफ से आ रहा था। तो ये सच्चाई है। ये जितने भी भारत के अंदर बातचीत मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, एक्सट्रीमिस्ट जो रह गए हैं, एनएससीएन खपलांग है, उल्फा इंडिपेंडेंट है, पीएलए के 2-3 ग्रुप हैं, ये इनकी सब की बेसिस जो हैं वो म्यांमार में है, क्योंकि फ्री मूवमेंट रजीम भी था। आप देखिए मणिपुर में 16 किलोमीटर जा सकते हैं, बॉर्डर पोरस है, वहाँ पर कोई फेंसिंग नहीं थी, तो इनका आना जाना बड़ा आसान था। ये वहाँ पर रहते थे, ऑपरेट ये भारत में आके करते थे। तो इनके टाइम टू टाइम इनके ऊपर हमला करके इनकी शक्ति को कमज़ोर करना वक्त की रिक्वायरमेंट है, वो हमने किया है। अब सच्चाई ये है कि वहाँ की जो सिचुएशन है वो काफ़ी फ्लूइड है। म्यांमार भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो गेटवे टू आपको कि साउथ ईस्ट एशिया है, मगर म्यांमार डिस्टर्ब्ड है। इसके कारण भारत को भी तकलीफ है। भारत के कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डिले हो रहे। जैसे अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि एक कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, जो कि हमने ये कहा था कि नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी पोर्ट से की जाए कलकत्ता से, और जो रोड और रेल की कनेक्टिविटी बहुत टाइम लगती है, तो कलकत्ता के पोर्ट से डायरेक्ट वो जाएगा कुआकोपू पोर्ट में, और उसके बाद कालादान के जो नदी है उसके साथ पोर्ट से होते हुए निकल के और फिर रोड के माध्यम से वो आइजोल आएगा। तो इसका मतलब ये सारा का सारा सर्किटस रूट है, उसको खत्म किया जा रहा था। और जो डिस्टेंस था, जो रोड का डिस्टेंस था, वो करीब करीब 6 गुना कम हो रहा था। और बहुत ही जो हम डिपेंडेंट होना पड़ता है हमें बांग्लादेश पे, उस पर भी कोई जो थी। तो कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट जो है वो एक गेम चेंजर था, मगर क्योंकि प्रॉब्लम हो रही है रखाइन प्रोविंस में भी और प्रॉब्लम हो रही है, तो वो जो सड़क बननी थी वो अभी तक नहीं बनी है। और भारत की गवर्नमेंट हर तरफ से बात करी थी, कहीं ना कहीं जो वहाँ पर सेपरेटिस्ट ग्रुप ऑपरेट कर रहे हैं उनसे भी बात की गई थी कि ये जो है ये भारत के लिए भी फायदा है और म्यांमार के लिए फायदा, इसको पूरा किया जाए। दूसरा जो एक प्रोजेक्ट है वो है इंटरनेशनल ट्राइलेटरल हाईवे की जो सड़क जा रही है भारत से, भारत के बाद वो म्यांमार में और फिर वो थाईलैंड में और उसके बाद वो कंबोडिया और लाओस को भी जोड़ेगी।
वो सड़क पे भी काम नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो एक्सट्रीमिस्ट, ये जिनको बोल रहे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं, ये काम नहीं होने दे रहे, क्योंकि जो बॉर्डर इलाका भारत का म्यांमार में, उसमें अभी भी इन ग्रुपों का एक प्रकार कंट्रोल है। तो वो भी हम बातचीत करें, क्योंकि वो भी भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम चाहते हैं कि हमारा ट्रेड साउथ ईस्ट एशिया से बढ़े और सड़क के मामले से जाए, और दूसरे जो साउथ ईस्ट एशिया के जो एशियन कंट्रीज हैं, जो 10 कंट्रीज हैं, वो भी चाहती हैं कि ये ट्राइलेटरल हाईवे आगे जाए और इसका कनेक्शन लाओस और कंबोडिया से, और भारत का ट्रेड बढ़े। मगर ये कॉज ऑफ कंसर्न है। मगर ये सच्चाई है कि इन सब के अंदर ये जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जो नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेट कर रहे हैं, इनकी जड़ें जो हैं वो म्यांमार के अंदर ही हैं, और इनको जो मदद है वो पाकिस्तान और चीन देता है, आईएसआई भी देता है, और चीन इनकी ट्रेनिंग भी कराता था पहले बहुत ज़्यादा, हथियार भी वहीं से आते थे। चौधरी साहब। बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने। अराकान आर्मी का नाम लिया, और अराकान आर्मी से तो बांग्लादेश भी आजकल काफी परेशान है, काफी डरा हुआ है। और कुछ सुनते हैं कि अमेरिका भी कुछ उनको तमाम तरह की सहायता मुहैया कराता रहता है। तो इस पूरे रीजन में एक्चुअल में ऐसे कौन कौन से इस तरह के संगठन हैं, या कानूनी गैर कानूनी आर्मी काम कर रही हैं इस तरह की, जो अलग अलग देशों के लिए, उनकी स्थिरता के लिए एक चुनौती बने हुए हैं, और भारत के लिए ये मुफीद रहे या नुकसानदेह हैं? भारत को किस तरीके से चौकन्ना रहने की जरूरत है? बिल्कुल। मैं कहता हूँ कि चौधरी साहब, इतनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है कि इसको डिफाइन करना भी बड़ा मुश्किल है कि म्यांमार की जो प्रॉब्लम है, क्योंकि इसके बदलते हुए रंग रूप को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये सच्चाई है कि मिलिट्री जनता ने टेक ओवर कर लिया था, एक सिविल गवर्नमेंट और संघ सूची की को कर दिया। उसके बाद मिलिट्री जनता भी कंट्रोल नहीं कर पाई। ये जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं ये हावी हो गए हैं। अराकान आर्मी है, एक अराकान रोहिंग्या सेलिब्रेशन आर्मी है, एक जो रखाइन प्रोविंस के अंदर भी है, एक चिन पॉपुलेशन है, वो अलग अपना कर रही है। तो ये सच्चाई है, पूरा इलाका डिस्टर्ब्ड है, और इसके अंदर अब ऐसा लगता है कि मिलिट्री जनता का कंट्रोल बहुत कम है, बल्कि ये अराकान जो आर्मी है, इसका कंट्रोल ज़्यादा है। अगर आप देखें कि जिस प्रकार से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बनाया है चीन ने, सिंगजांग प्रोविंस से ग्वादार तक का, कि भाई कहीं ना कहीं अरेबियन सी के अंदर डायरेक्ट पहुंच पाए। उनका जो एक प्रकार से लड़ाई के दौरान उनका ऑयल जो है वो अगर आपका ब्लॉक भी हो जाता है मलक्का स्टेट में, तो वो इस तरफ से आता रहे और वार्म वाटर जो उनको मिलता रहे अरेबियन सी में। इसी प्रकार उसकी दो आर्म है, वो एक वेस्टर्न आर्म थी, जो ईस्टर्न आर्म है वो म्यांमार से जा रही है। वो यूनान प्रोविंस से होते हुए एक है म्यांमार चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो वो भी वो चाहते हैं कि कुआ कप्पू तक आए, और कुआ कप्पू में पोर्ट जो है वो चीन चलाता है, तो उसको भी है, उसका काम भी रुका हुआ है कैसे आते। और अब चीन जो है इन डायरेक्ट इन ये जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है उनसे बात कर रहा है। अब आप कहेंगे कि भाई चीन ने ही तो मिलिट्री जनता को सपोर्ट की, हेल्प भी कर रहा है, और वो कहीं ना कहीं इन एक्सट्रीमिस्ट को भी हेल्प कर रहा है। तो वो एक, मैं बताया कि बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। ये अपने फायदे के लिए चीन कुछ भी कर सकता है, तो चीन उनसे मदद करके सो दैट वो चाइना और म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर को बनने दें, क्योंकि अभी तक वो उसमें भी काम काफी ठक से ठक है। इसी प्रकार से क्योंकि ये जो इंटरनेशनल ट्राइलेट हाईवे है, कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, क्योंकि वो भी इन्हीं इलाकों से जा रहा चीन पॉपुलेशन आराकान, तो भारत भी कहीं ना कहीं बातचीत करके इनके साथ समझौता करके कि भाई हमारा काम चलने दो, क्योंकि हमारा जो फायदा है वो लोगों के लिए है, पीपल टू पीपल है। अगर ये बनेंगी सड़कें तो वहाँ पर डेवलपमेंट आएगी और आपके ही लोगों को फायदा होगा। तो मुझे लगता है कि वो वैसे किया जा रहा है, मगर ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सी प्रॉब्लम है। अमेरिका अपना हित साधने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका जानता है कि ये कुआ कप्पू में जो चीन का दबदबा है, और चीन जिस प्रकार से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है, पहले हम उसको देखते हैं कि उसने कोको आइलैंड और कुआ कप्पू पोर्ट उसने म्यांमार में ले लिया है,
और चिटागोंग पोर्ट जो है उससे काफ़ी हद तक ऑपरेट करता है चीन। उसके बाद उन्हें हमनटोटा श्रीलंका में, मालदीव में 2 आइलैंड ले लिए हैं, जिबूटी ईस्ट अफ्रीका में और ग्वादा। ये देखें आप पूरी तरफ से घेरने की कोशिश करता है। तो अब अमेरिका चाहता था कि चाइना दबदबा बनाने की कोशिश करा म्यांमार पे और उसको अरेबियन सी में कोई बेस चाहिए थी। उसने इसलिए ही सेंट मार्टिन आइलैंड जो कि बांग्लादेश के पास है उसको लेना चाहता था। मगर आपको पता है जबकि बाइडेन की गवर्नमेंट थी तो वो बात नहीं बनी शेख हसीना और जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन थी। और फिर आपको पता है अमेरिका की डीप स्टेट ने वहाँ एक प्रकार से कू करा दिया और इलेक्टेड शेख हसीना की गवर्नमेंट वहाँ से जाना पड़ा और मोहम्मद यूनुस को पैराट्रूप करके भेजा गया। और इसीलिए आज बांग्लादेश की स्थिति इतनी नाजुक है। वहाँ पर जो राज है वो एक प्रकार एक्सट्रीमिस्ट कहा गया। तो अमेरिका सेंट मार्टिन आइलैंड चाहता है, अमेरिका नहीं चाहता कि चीन का दबदबा रहे। तो अमेरिका खुद अपना इन्फ्लुएंस बनाना चाहता है, चीन अपना इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश करता है। भारत अपने हित देख रहा है कि हम अगर ईस्ट चाइना सी एशियन की तरफ जाना है, कंट्रीज की तरफ जाना है तो ये हमारे रोड कनेक्टिविटी बढ़नी पड़ेगी। हमारे ट्रेड बहुत कम है स्पेशली एशियन कंट्री से, और इसके अंदर बहुत स्कोप है क्योंकि जैसे ही म्यांमार क्रॉस हो जाता है सड़क का जाल बिछना आसान है। हम चाहते हैं कि हमारी सड़कें भी करें, कराधान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट पे। तो ये सबको अपने अपने इंटरेस्ट देख रहे हैं और ये सोच समझ के सब चले। ये मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं अमेरिका ने जो कार्रवाई की वो सोची समझी नहीं थी। जिस प्रकार से वो बांग्लादेश के अंदर आए, बांग्लादेश में इंटरफेयर किया, तो बांग्लादेश में आना और उसके अंदर इंस्टेबिलिटी लाना और रेडिकल एलिमेंट्स का वहां पर उजागर होना, मोहम्मद यूनुस को वहां भेजना, अमेरिका की डीप स्टेट ने किया तो, मगर इसका फायदा हुआ है चीन को और पाकिस्तान। ये उसको समझ आना चाहिए कि अब जो उन्होंने एक प्रकार से अस्थिरता पैदा कर दी है बांग्लादेश में, उससे इस इलाके में और भी ज्यादा टेंशन हो गई है और प्रॉब्लम है। भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती, भारत के लिए चुनौती म्यांमार में तो थी कि ये 50 किलोमीटर का इलाका जो है एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, वहां पर हमारे इन जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप थे पुराने उनकी बेसी थी। मगर क्योंकि अब बांग्लादेश की स्थिति बहुत नाजुक है, वहां पर अभी रेडिकल एलिमेंट्स है, जमात इस्लामी, बांग्लादेश मुजाहिदीन। डर ये है कि वो जो रोहिंग्याज हैं जो कि बांग्लादेश में बैठे हैं उनको रेडिकलाइज करके आईएसआई भारत की तरफ भेज सकता है। दूसरा ये भी सुनने आया कि ये जितने भी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं जो किसी समय में चिटागोंग हिल में होते थे, बांग्लादेश अब इनको दोबारा वहाँ जगह दे रहा है जिससे वो वहाँ ऑपरेट करें, वहाँ से ट्रेन करें और भारत की तरफ। तो यह भी भारत के लिए चिंता का विषय है। तो देखो चौधरी साहब, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, हर देश अपना हित देख रहा है। चाहे वो चाइना हो, चाइना अपना हित देख रहा है, चाइना डबल गेम खेल रहे हैं म्यांमार में। अमेरिका ने अपना हित के लिए देखा, पर अमेरिका मुझे नहीं लगता उन्होंने कोई लंबी सोच विचार किया। जिस प्रकार से अमेरिका ने इंटरफेयर किया एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिरा के डीप स्टेट से मोहम्मद यूनुस जैसे एक रेडिकल एलिमेंट्स को वहां ला के, मुझे लगता है कि अस्थिरता पैदा कर दी है। मगर ये सच्चाई है, वो अपना रोल प्ले का भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि बांग्लादेश भी आज की तारीख में धीरे धीरे एंटी इंडिया मूवमेंट्स पकड़ रही है, हिंदुओं के ऊपर एट्रोसिटी जो हो रही है, रोहिंग्या भारत की तरफ पुश किए जा सकते हैं। और इसी प्रकार से वहां पर एक्सट्रीमिस्ट की अगर दोबारा कैंप्स हो जाते हैं तो ये NSCN-IM और NSCN-IM से तो बातचीत हो रही है, मगर NSCN खपलांग और ये उल्फा इंडिपेंडेंट, ये हो सकता है आने वाले टाइम में यहाँ पर बेसिस शिफ्ट करें। अगर यहाँ बेसिस शिफ्ट होगी तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता विषय है क्योंकि चिटागोंग से नॉर्थ ईस्ट के अंदर एंटर करना बहुत ज़्यादा आसान है। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है शिवाज सर। मैं शो ख़त्म करने से पहले एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ दर्शकों से। 22 अप्रैल को पहलगाम में जो कुछ हुआ, उसके बाद पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी शिक्षा दी भारतीय आर्मी ने 6 और 7 मई की रात को, 9 और 10 मई की रात को। और ये जो कार्रवाई हुई है जिसके बारे में भारतीय आर्मी या हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री भले ही स्वीकार ना कर रही हो, पर उसने ये बता दिया है आसपास के तमाम देशों को, और जो भी इस तरह के
आतंकवादी ग्रुप्स को मदद दे रहे हैं उनको भी कि हमारी बारीक निगाह हर जगह है, हमारा खुफिया तंत्र एकदम दुरुस्ती के साथ काम कर रहा है और जो भी भारत पर बदनीयती की दृष्टि डालेगा उसका इलाज करना हम अब बखूबी जानते हैं। सिवाज सर, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, इतना समय निकाला आपने और महत्वपूर्ण जानकारी दी। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। चौधरी साहब। जय हिंद। जय हिंद।